Hello my dear students, so today's topic of discussion is abnormal colligative properties और abnormal molar mass। चलो हेडिंग लगाते हैं, abnormal colligative property, या बच्चों इसको कहीं कहीं लिखता है abnormal molar mass। बच्चों ये सॉल्यूशन का अब हम लोग लास्ट टॉपिक इंड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये होता क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक फैक्टर तो होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। बच्चों अगर सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरा डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? चलो बच्चों कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते थे मैंने आपको डिस्कस किया था। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको याद होगा क्या था उसका फॉर्मूला, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 is equal to WB upon MB into MA upon WA। बच्चों ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा। दिस इज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड हमारा क्या था बच्चों, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते थे। क्या फॉर्मूला था, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अच्छा बच्चों ये जो आप दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख रहे हो, इसमें ये तो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये हमारा सॉल्यूट का मोलर मास है। देखो ये डिनोमिनेटर में है, दिस वन इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, दोनों में इनवर्सली रिलेशनशिप है। देयरफॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। और ये रिलेशनशिप तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है। क्या था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, दो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। बच्चों अगर सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी या घटेगी तो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मींस व्हाट, आपको समझ में आ रहा है ना? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम लोग डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते थे। दीज आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये सारे का वैल्यू चेंज हो जाएगा अगर सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या चेंज होगी। ठीक है, तो बच्चों ये सब जो फॉर्मूला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, जितने भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये सारे फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालते थे? इन सभी फॉर्मूला से हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास निकालते थे। जैसे जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें जो सॉल्यूट अननोन कोई सॉल्यूट अगर डालते हैं जिसका हमको मास पता नहीं है, यू कैन कैलकुलेट इट्स मोलर मास विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर्मूला। ठीक है, चलो मैं इसको फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, बच्चों हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर 1, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करते रहा हूं। हमारा पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर से मैं इसको लिख रहा हूं। सेकेंड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB। थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते थे। क्या फॉर्मूला था इसका, WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर। बच्चों इस सारे फॉर्मूला मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मैं आपको फीलिंग करा सकूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ना वो मोलर मास से इनवर्सली रिलेटेड होता है। देखो MB जो है ना, सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डिनोमिनेटर में नीचे है MB। और WB/MB क्या होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। इसी को तो मोल कहते हैं। W by M, that is known as mole.
Therefore, relative lowering of vapor pressure is directly proportional to number of solute particles. Solute particles के directly proportional होगा, but it is inversely proportional to molar mass of solute particles. बच्चों ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? ये सारे फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका सोलूट जो है वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों? इसको 9th 10th में आपको पढ़ाया जाता है। ये फॉर्मूला ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला जिससे आप सोलूट का मोलर मास निकालते हो, उसी सोलूट का मोलर मास आप सही ढंग से निकाल सकते हो जो सोलूट कैसा हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मींस व्हाट? Those solute which not associate or dissociate in the solution, that solute is known as non-electrolyte. Non-electrolyte एग्जाम्पल क्या होगा? अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूला से आपने मोलर मास सोलूट का निकाला था वो सारे हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। जैसे हमारा जैसे शुगर हमारा क्या है बच्चों? एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोलूट है। ये सोल्यूशन में जाने के बाद नहीं तो न तो एसोसिएट करेगा न डिसोसिएट करेगा। तो ऐसे सोलूट का आप जो है मोलर मास इस फॉर्मूला की मदद से आसानी से क्या कर सकते हैं? आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट कर जाए, एसोसिएट कर जाए, उसको बच्चों हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये फॉर्मूला जो है ना आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का मोलर मास इन फॉर्मूला के माध्यम से निकालेंगे तो उसका मोलर मास आपको सही नहीं आएगा, कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग होगा। ऐसा क्यों होता है? इसी ये जो मोलर मास चेंज होगा ना, उसी मोलर मास को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एबनॉर्मल मोलर मास। देखो हमारा हेडिंग है एबनॉर्मल मोलर मास। when this abnormal molar mass arises, when the solute particle associate or dissociate in the solution, then abnormal molar mass arises. ठीक है, तो abnormality arises due to two reasons, in case of association और in case of dissociation of electrolyte। तो इसको हम अभी डिटेल्स में आपको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? व्हेन ए solute particle is dissociated or associated in the solution, then the molar mass obtained with the help of colligative properties formula is called abnormal molar mass। abnormal मोलर मास। बच्चों मैंने इस एबनॉर्मल मोलर मास को डिफाइन किया। एबनॉर्मल मोलर मास कब आएगा? जब आपका सोलूट पार्टिकल या तो डिसोसिएट कर जाए या सोलूट पार्टिकल आपका क्या हो जाए सोल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएट कर जाए। उस केस में जो मोलर मास आप इस फॉर्मूला से निकालोगे दैट मोलर मास इज नोन एज व्हाट? उस मोलर मास को हम लोग कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। वो नॉर्मल मोलर मास नहीं होगा। चलो बच्चों आपको इसको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे NaCl, अगर आप इस NaCl को सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये टूट जाएगा। Na प्लस इक्वस प्लस Cl माइनस इक्वस में टूट गया। बच्चों यहाँ अभी ये कितना पार्टिकल्स है? 1 पार्टिकल। सॉल्यूशन में जाने के बाद इसके पार्टिकल की संख्या बढ़ गई। अगर पार्टिकल की संख्या बढ़ती है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ती है। ये मैंने आपको पहले बताया है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा तो मोलर मास क्या हो जाएगा? इसका घट जाएगा। मैंने थोड़ा देर पहले आपको डिस्कस किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोलूट पार्टिकल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब देखो बच्चों यहाँ तो सोलूट पार्टिकल बढ़ गया, 1 से ये 2 हो गया, तो नंबर ऑफ सोलूट पार्टिकल बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ेगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा तो मोलर मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। देखो अगर NaCl का एक्चुअल मोलर मास अगर हम निकालेंगे, एक्चुअल मोलर मास कितना आएगा बच्चों? इसका वैल्यू सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5,
दैट इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। लेकिन अगर इसका मोलर मास आप एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड आउट करोगे तो इसका मोलर मास 58.5 ग्राम नहीं आएगा। क्या होगा? 58.5 ग्राम से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि NaCl के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ जाने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाने से उसका मोलर मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर आप इसका मोलर मास एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड आउट करेंगे तो वह 58.5 ग्राम से आपको क्या आएगा? कम आएगा, हमेशा कम आएगा। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है? आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो मैं ऊपर में लिखा हूं ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों अगर मैं इसका एक्चुअल मोलर मास निकालूं, क्या निकालूं? एक्चुअल मोलर मास, तो कितना होगा इसका एक्चुअल मोलर मास? सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा? 58.5 ग्राम होगा। लेकिन अगर हम इसका मोलर मास एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड आउट करेंगे तो वह 58.5 ग्राम से कम आएगा। जितना भी मान लो अगर इसका मोलर मास कम आ गया तो 30 ग्राम आ रहा है मोलर मास। ये जो मोलर मास बच्चों को होगा, इस मोलर मास को हम लोग कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है? एबनॉर्मलिटी क्यों आया? क्यों इसका मोलर मास घट गया? ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ NaCl पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, एक दूसरे एग्जांपल से आपको मैं समझा रहा हूं। कुछ ऐसे भी बच्चों सॉल्यूट होते हैं जैसे एसिटिक एसिड। अगर आप इसके दो मॉलिक्यूल्स को लेंगे और इसको बेंजीन में डालेंगे, बेंजीन में, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुट जाते हैं। किस तरह से जुट जाएंगे बच्चों? देखो बच्चों, ये दो मॉलिक्यूल जुटकर एक हो गए। पहले ये दो थे, सॉल्यूशन में जाने के बाद एक हो गए। यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आपका बच्चों घट गया। यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज करा है, यहाँ दो है, यहाँ एक हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल घटेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी घटेगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब घटेगा तो सॉल्यूट का मोलर मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसका एक्चुअल मोलर मास निकालें, एक्चुअल मोलर मास एसिटिक एसिड का अगर आप निकालोगे तो देखो कितना होगा? 2 कार्बन है 2 × 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है 2 × 16 प्लस 4 हाइड्रोजन है 4 × 1, so 24 प्लस 32 प्लस 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 60 ग्राम। बच्चों 60 ग्राम। लेकिन अगर आप इस एसिटिक एसिड का मोलर मास एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड आउट करोगे तो वो 60 ग्राम से आपको ज्यादा आएगा। 60 ग्राम से ज्यादा है। क्यों आएगा? ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल जब एसोसिएट करता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज करेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी घटेगा, तो मोलर मास जो है तो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मोलर मास आपको 60 ग्राम से ज्यादा आएगा। ये दिखाई नहीं दे रहा है। प्लस 4 × 1 दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? एबनॉर्मल मोलर मास दो रीजन से राइज होता है बच्चों। फर्स्ट, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन, एंड सेकंड, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। ठीक है? सो एबनॉर्मल molar mass arises due to two region। बच्चों ये दोनों रीजन क्या है? पहला, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट कर जा रहा है, और दूसरा बच्चों क्या होगा? दूसरा होगा इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है? एब्नॉर्मलिटी के दो केस आपको ध्यान में रखना है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। दोनों केस को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। क्या होगा बच्चों?
अगर हम डिसोसिएशन के केस में देखेंगे, इन केस ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा यहाँ पर, डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल तो बढ़ेगा। चलो एक एग्जांपल से बता देते हैं, NaCl ये बढ़ गया, Na+Cl-, सो क्या हो गया यहाँ पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इंक्रीजेज, ये बढ़ गया, सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंक्रीजेज, ये भी बढ़ जाएगा। Therefore, molar mass of solute particle is decreases, मोलर मास आपका घट जाएगा। ये बच्चों डिसोसिएशन का केस हुआ। बच्चों मैं बार बार पीछे इसलिए आ रहा हूं ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। तो बच्चों डिसोसिएशन के केस में आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूट का मोलर मास जो है ना ये क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और एसोसिएशन के केस में क्या होगा बच्चों, इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था एसिटिक एसिड, या आप बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं, C6H5COH। अगर आप इसके दो मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐड हो जाते हैं, देखो बच्चों इसको डाइमर कहते हैं। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुट जाता है ना बच्चों, इसको कहते हैं डाइमर। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल बच्चों घट जा रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीजेज। हियर नंबर ऑफ solute particle is decreases, so colligative property is also decreases, ये भी घट जाएगा। therefore molar mass of solute is increases from its actual value, उससे बढ़ जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास, which is called एबनॉर्मल मोलर मास। इसी को बच्चों हम कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है बच्चों। तो एबनॉर्मलिटी के दो कारण हो गए, एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन, ठीक है। थैंक यू।